तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। हाजिर हूं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अब महत्वपूर्ण इसलिए कि ये जो टॉपिक होता है, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हर एक स्टेप पर कुछ अलग अलग प्रकार के कुछ चीजें होती रहती है, ठीक है ना। तो आज मैं उसी टॉपिक को आप लोगों को उलझन न बनाते हुए, इजी बनाते हुए, आप लोगों के दिमाग में सीधे हम डाल दें, इस बात को समझते हुए और समझाते हुए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा और इसको 2-3 वीडियो में खत्म करना चाहूंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके आप स्टार्ट करना चाहते हैं इस टॉपिक को सीखना, तो अभी आप कॉपी और पेन उठा ले हमारे साथ और हम जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते रहिएगा। अंततः आप रिजल्ट के तौर पर यह पाएंगे कि आप किसी भी कंपाउंड के, किसी भी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपसे विनम्र भाव से एक अनुरोध भी रहेगा। अनुरोध यह रहेगा कि हम आपके लिए, आपको जो 20 मिनट के या 15-20 मिनट का वीडियो जो दिखाई दे रहा है, आप 15-20 मिनट का वीडियो मत देखिए। इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होता है। हम भी जब किसी लोगों का वीडियो देखते हैं, सर लोगों का वीडियो देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्या मेहनत होगा आधा घंटा का वीडियो बनाने में, उठाना है कॉपी पेन और समझा देना है बच्चों को। लेकिन जब हम खुद ही बनाने लगे तो हमें समझ में आया कि कितना परेशानी होता है एक वीडियो बनाने में। तो आपसे भी विनम्र भाव से अनुरोध रहेगा ना कि हम आपके जीवन के बारे में सोच रहे हैं ना, हम आपके कैरियर के लिए कुछ ना कुछ तो मदद कर रहे हैं इस टॉपिक के माध्यम से। तो आप भी थोड़ा सा, हमारा भी कुछ कैरियर है, हमारा भी कुछ सोच है, हम भी अपने सोचों से मतलब हम भी कुछ करना चाहते हैं, मिला जुला कर का नाम ये है। तो आपसे विनम्र भाव से अनुरोध ये रहेगा कि कृपया करके इस वीडियो को आप लोग एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर ले भैया। एकदम आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए यह चैनल हमेशा और हमेशा के लिए एकदम एक्टिव रहेगा, आपको पीछा नहीं होने देगा ये चैनल, ये हमारी गारंटी है। हमेशा क्वेश्चन लाते रहेंगे, हमेशा टॉपिक लाते रहेंगे। आप जिस टॉपिक पर बोलिएगा, केमिस्ट्री के जिस भी टॉपिक पर बोलिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए एक्टिव हूं और बनाऊंगा भी। आप बोलकर तो देखिए, एक प्यारा सा कमेंट करके तो देखिए, एक लाइक तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। और आपसे विनम्र भाव से अनुरोध रहेगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक शेयर जरूर करिए। आप सभी लोगों से, एक लोग से जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपसे अनुरोध रहेगा कि कृपया करके एक शेयर यदि आप कर देते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता, हम आपके लिए कुछ और उत्सुकता के साथ आते और खूब सुंदर चीजों को पढ़ाकर चले जाते। हम भी पीछा नहीं रहना चाहते हैं, आप भी पीछा नहीं रहना चाहते हैं। दोनों आदमी की मुलाकात एक दूसरे से हो गई है, आइए हम दोनों लोग मिलकर एक साथ बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जब दोनों लोग मिलकर एक साथ बढ़ेंगे तो समझते हैं ना, कोई काम अकेले करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन जब वही काम दो लोग एक साथ मिलकर करें तो समझ जाइएगा कि एकदम वो काम होगा ही होगा। तो भैया हम तो अपना मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी थोड़ी सी मेहनत आप अपने लिए भी कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत, और हमारे लिए भी थोड़ी सी एक बटन को क्लिक करिए और दूसरे के पास फॉरवर्ड कर दीजिए, इसे डिलीट क्या कर दीजिए, इसे मतलब शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब आगे बढ़िए। आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिएगा। आज हम लोगों को सीखना है सिंपल मॉलिक्यूल्स का, सरल अणु के और आयन का संरचना कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। संरचना आप कैसे बनाएंगे, NH3 का, H2O का, PH3 का, CCl4 का, बहुत सारे अणु होते हैं, उन सबका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर के बारे में जानना। अगर आप स्ट्रक्चर जानते नहीं हैं तो समझ जाइए भैया हमारा कि आप उस कंपाउंड के बारे में, आप उस मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत कुछ बोल ही नहीं सकते हैं।
तो केमिस्ट्री की एक वन ऑफ द मोस्ट मतलब बहुत झकास टॉपिक, बहुत ही मतलब बच्चों के दिमाग में एकदम फिसल जाता है, लोग पढ़ाते तो है लेकिन फिसल जाता है, निकल जाता है, ये वाला वैसा टॉपिक है। और हम जितने सुंदर से बताएंगे, आपको लाइन को पकड़ते रहना है, समझते रहना है और आगे की ओर बढ़ते रहना है। हम जो बात लिखवाएं, लोग तो नोट रूल लिखवाते हैं, हम रूल यहां पर नहीं लिखवाएंगे, सीधे आपको एकदम मुद्दा पर आएंगे और समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे हम भी, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको NH3 का स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर संरचना क्या होती है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि संरचना क्या होता है, संरचना किसे कहते हैं, किसी अणु के रिस्पेक्ट में संरचना किसे कहते हैं। तो अणु में जो भी परमाणु रहते हैं ना, अणु में जो भी परमाणु रहते हैं उसकी आकाशीय व्यवस्था, उसे आकाश में सजाने की व्यवस्था, अणु में परमाणु किधर किधर है सजाने की व्यवस्था को ही हम लोग संरचना के नाम से जानते हैं। जैसे NH3 में नाइट्रोजन का स्थान कहां पर रहेगा, हाइड्रोजन कहां पर रहेगा, कैसे ये दोनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ये सभी बात संरचना के अंतर्गत आप लोगों की सिखाई जाती है। आइए हम भी स्टार्ट करते हैं इसकी संरचना को बनाने का। सबसे पहले भैया हमारी 2-3 बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब कोई भी काम करते हैं तो कहीं से कहीं ना कहीं से तो आप स्टार्ट ही करते हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, क्या करते हैं पूरा तो एक ही बार में बना नहीं देते हैं, पहले तो स्टार्ट करते हैं। तो NH3 का स्ट्रक्चर बनाने में कौन सी बातों से स्टार्ट करनी चाहिए, तो सबसे पहले बातें स्टार्ट होनी चाहिए कि इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, मतलब कौन ऐसा एटम है जो बीचों बीच रहेगा। केंद्रीय परमाणु का चुनाव करना है आप लोगों को, सेंट्रल एटम का चुनाव करना है। NH3 में सेंट्रल एटम कौन होगा भैया, देखिए इसमें 4 एटम है, एक तो नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का, मतलब टोटल 4 एटम है। इन 4 एटमों में कौन एटम सेंट्रल में रहेगा, मतलब बीचों बीच रहेगा, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे। यहां पर कौन एटम सेंट्रल एटम होगा, यहां पर कौन एटम सेंट्रल एटम होगा, यहां पर कौन एटम सेंट्रल एटम होगा। मतलब ये एक स्ट्रक्चर बनाते समय में सबसे पहला काम ये है कि आपको केंद्रीय परमाणु की चुनाव करना है। मतलब कैसे डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे, तो भैया नॉर्मल सी बात है, पहले बोलचाल की भाषा में सीख लीजिए। जिसकी मॉलिक्यूल्स के अंदर जिसकी जनसंख्या कम होगी, अणु के अंदर जिसकी जनसंख्या कम होगी, वही सेंट्रल एटम के नाम से जाना जाएगा। अब भैया आप ही सुनिए ना, NH3 में किसकी जनसंख्या कम है, तो जल्दी से आप बता देंगे कि सर नाइट्रोजन की जनसंख्या कम है। यहां पर किसकी जनसंख्या कम है, जनसंख्या मतलब कि संख्या किसकी कम है, तो भैया यहां पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो किसकी जनसंख्या कम है, तो भैया ऑक्सीजन की जनसंख्या कम है, इसलिए यहां पर सेंट्रल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन। यहां पर किसकी जनसंख्या कम है, यहां पर 1 फास्फोरस है, 3 हाइड्रोजन है, तो फास्फोरस की जनसंख्या कम है, इसलिए यह यहां पर केंद्रीय परमाणु के नाम पर फास्फोरस होगा। यहां पर किसकी जनसंख्या कम है, तो कार्बन की, तो जिसकी जनसंख्या कम होती है वह केंद्रीय परमाणु होता है। चलिए, तो हमने बता दिया कि केंद्रीय परमाणु कैसे चुनाव करेंगे। तो यहां पर केंद्रीय परमाणु N होगा, यहां पर केंद्रीय परमाणु O होगा, यहां पर केंद्रीय परमाणु P होगा, जबकि यहां पर केंद्रीय परमाणु C होगा। उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए होंगे। दूसरा स्टेप पर सेंट्रल एटम चुनने के बाद जो भी एटम बच रहे हैं उसे आप किसी भी दिशा में, जैसे यहां पर 3 है ना, तो 3 दिशा में हाइड्रोजन को लगा दीजिए, किसी भी 3 दिशा में। तो हमने लगा दिया यहां पर एक H, यहां पर एक H, यहां पर एक H। अब इन तीनों को सेंट्रल एटम से कनेक्ट करिए। कनेक्ट कैसे करना है आपको, हमने क्या बोला कि सेंट्रल एटम चुनने के बाद जो भी एटम बच रहे हैं
उसको दिशा वाइज आप शिफ्ट कर दीजिए। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन बचा था, नाइट्रोजन तो आपने सेट कर दिया सेंट्रल एटम के नाम पर, 3 हाइड्रोजन बचा था। इन तीनों हाइड्रोजन को 3 दिशा में आप लोग बैठा दीजिए। बैठाने के बाद सेंट्रल एटम और इसे सराउंडिंग एटम बोलेंगे। सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम को एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करिए। तो हमने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, इसको भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, इसको भी सिंगल बॉन्ड से। मतलब दूसरा काम, पहला काम क्या है आपको, पहला काम करना है आपको कि सेंट्रल एटम को चुनना है, पहला काम यह है। दूसरा काम क्या है, हर एक दिशा में सराउंडिंग एटम को बैठा देना है। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा काम क्या है, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम को बाई सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जोड़ देना है। ठीक है। बाई तीसरा काम क्या करना है, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम को सिंगल बॉन्ड के माध्यम से एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कर दिया हम लोग, देखिए यहां पर। अब हम लोग चौथा काम क्या करेंगे, चौथा हम लोग खुद ही से डिसाइड करेंगे कि क्या यह स्ट्रक्चर सही है या नहीं। ठीक है ना। अगर इस चौथे स्टेप को बढ़िया से फॉलो कर ले रहे हैं तो समझ जाइए कि कुल चीज ठीक है। चौथा स्टेप क्या है हमारा, चौथा स्टेप यह है कि कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन समझते हैं क्या आप, बाह्यतम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, NH3 के। अब बोलेंगे सर NH3 का बाह्यतम कक्षा, ये क्या कह रहे हैं आप, एटम की बाह्यतम कक्षा होता है, मॉलिक्यूल्स का थोड़ी होता है भैया। कुछ नहीं करना, यहां पर कौन कौन एटम उपस्थित है उन सबके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आप जोड़ देंगे तो टोटल बाह्यतम कक्षा NH3 के निकलकर चला आएगा। तो यहां पर कौन कौन एटम है, N है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस वर्ग का है, तो नाइट्रोजन वर्ग 15 का है, इसलिए इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। 5। कोई दिक्कत परेशानी, एक हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा वर्ग 1 का है, इसलिए बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। तो 3 हो हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब NH3 के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसके पास, 8 गो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इस 8 इलेक्ट्रॉन से इस चारों एटम को खुश करना है हमें। इस 8 इलेक्ट्रॉन से इस चारों एटम को खुश करना है। खुश करने का अर्थ यह कि सभी एटम के बाह्यतम कक्षा में आपको किसी भी तरह करके 8 इलेक्ट्रॉन भर देना है। कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन को फुल अप फिल कर देना है। बस केवल हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में, मतलब हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन पर खुश होगा, बाकी जितने भी धरती पर एटम होंगे वो सारे एटम 8 को अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को रखना चाहेंगे। जैसे देखिए यहां पर सुनिएगा गौर से, अब हमें क्या करना है, इस 8 इलेक्ट्रॉन से ये चारों को खुश करना है। आपने इस 8 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन को मतलब यूज कर दिया, तो देखिए आपने कितना बॉन्ड बना दिया, 3 बॉन्ड, 1 2 3। तो 3 दूनी कितना, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आप लोग खर्च कर चुके। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन आपने यूज कर दिया, खत्म कर दिया। ये कहां से लाए आप, सिंगल बॉन्ड, इसी इलेक्ट्रॉन से लाए। कोई दिक्कत परेशानी, 8 में से 6 जो इलेक्ट्रॉन है आपने तो खत्म कर दिया, शेष इलेक्ट्रॉन कितना बचा, तो 8 - 6 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन बचा है।
दो ही इलेक्ट्रॉन बचा है। अब दो इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को किसको दिया जाता है? तो भैया कोशिश किया जाता है ना बचे हुए इलेक्ट्रॉन को कि पहले सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा किया जाए, मतलब 8 को देकर उसको खुश किया जाए सराउंडिंग एटम को। उसके बाद यदि बचेगा तब आप लोग केंद्रीय परमाणु पर आइएगा, अन्यथा वहीं पर छोड़ दीजिएगा, कहिएगा कि स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है ना? तो देखिए ना भैया, हमारा ये दो इलेक्ट्रॉन किसको आप देना चाहेंगे, या तो इस हाइड्रोजन को, या तो इस हाइड्रोजन को, या इस हाइड्रोजन को, किसी को भी दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराइए। लेकिन भैया हमारा हाइड्रोजन तो दो ही इलेक्ट्रॉन पर खुश हो जाता है, ये 8 गो इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है, ये तो दो ही पर खुश हो जाएगा। मतलब ये तीनों हाइड्रोजन में से कोई हाइड्रोजन ये दो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि इसके पास तो खुद ही दो इलेक्ट्रॉन है, एक और दो, एक बॉन्ड बना चुका है, ये भी एक बॉन्ड बना चुका है दो इलेक्ट्रॉनों से, ये भी एक बॉन्ड बना चुका है दो इलेक्ट्रॉनों से। कोई दिक्कत परेशानी? तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? तो भाई आप कौन बच रहा है, ये तीनों नहीं लेंगे तो नाइट्रोजन लेगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोवाइड कराइए? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को पेयर में करके नाइट्रोजन को दे दीजिए। अब देखिए सभी लोग खुश हैं। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों पर खुश होता है? दो इलेक्ट्रॉनों पर। तो इस हाइड्रोजन को चेक करिए, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक और दो। इसको चेक करिए, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक और दो। इस हाइड्रोजन को चेक करिए, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, खुश है। नाइट्रोजन 8 गो पर खुश होगा, तो नाइट्रोजन के पास 8 चेक करिए, दो तो ये हुआ, 2 2 4 2 6 और 2, मतलब कोई दिक्कत परेशानी? इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बराबर हकदारी होगी, मतलब किसी एक का नहीं होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन दोनों का बराबर ही हक होगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बराबर ही हकदारी होगी, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बराबर ही हकदारी होगी। उम्मीद करते हैं कि कुछ समझे होंगे, बातों को क्लियर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए। हम इसको समझा रहे हैं, एकदम थोड़े से और क्लियरेंस करेंगे। आप इसको समझाएंगे, थोड़ा और क्लियर कर पाएंगे। आप इसको समझाते समझाते आप पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, इसमें सेंट्रल एटम को चुनना है। हमें सेंट्रल एटम की चुनाव करना है हमें। ठीक है ना? तो सेंट्रल एटम कौन होगा? तो जिसकी जनसंख्या सर कम होगी वह सेंट्रल एटम होगा। अब बार बार इस बात को मत समझाइए, हम याद कर लिए, आप भी याद कर लीजिए कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जिस एटम की जनसंख्या कम होगी, जिस परमाणु की संख्या कम होगी, वह सेंट्रल एटम होगा। बचे हुए एटम सराउंडिंग एटम के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है ना? तो सेंट्रल एटम यहां पर कौन होगा? O, तो लिखेंगे O। सराउंडिंग एटम कौन हुआ सर? तो H। तो H अगल बगल दो दिशाओं में, किसी दिशाओं में आप शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? शिफ्ट करने के बाद बाई सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करिए एक दूसरा, सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे को कनेक्ट करिए। तो हमने कनेक्ट कर दिया बाई सिंगल बॉन्ड से। ठीक है ना? मतलब H को O से और फिर इस H को O से कनेक्ट कर दिया। सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम को जोड़ना है बाई सिंगल बॉन्ड के माध्यम से। 3 गो रूल अपना चुके हम, ये तीनों रूल। चौथा है हम लोग को कंफर्मेशन करना है कि स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। अब स्ट्रक्चर सही है या गलत बताने के लिए आप लोगों को कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। अब कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भैया हमारा ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन किस वर्ग का तत्व है, हाइड्रोजन किस वर्ग का तत्व है। अगर नहीं पता है तो आप लोग बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि सर हमें कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं समझ में आ रहा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक हम कैसे सीख पाएंगे कि ये कैसे होगा।
ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आकर बताएंगे एकदम बिल्कुल। तो भैया ऑक्सीजन वर्ग 16 का तत्व है, इसलिए इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगा, तो लिखेंगे 6। और एक हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1, तो 2 है यहां पर, तो कितना हो जाएगा? 8। मतलब H2O के पास कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन। इस 8 इलेक्ट्रॉन से इन 3 लोगों को खुश करना है। किसको किसको खुश करना है? हाइड्रोजन को खुश करना है, ऑक्सीजन को खुश करना है, और इस हाइड्रोजन को भी खुश, मतलब तीनों एटमों को इस 8 इलेक्ट्रॉन के माध्यम से खुश कर देना है। कैसे करेंगे भैया हमारा? तो देखिए, हाइड्रोजन तो 2 ही इलेक्ट्रॉनों पर खुश हो जाते हैं, तो ये दोनों तो खुश है। आपने कितना यूज कर दिया? 8 में से टोटल तो 8 इलेक्ट्रॉन है, आपने कितना यूज कर दिया इस बॉन्ड में, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों में? तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन खपत कर चुके। बचा कितना? तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा भैया हमारा 8 तो पहले था, 4 आपने यूज कर दिया, बचा क्या? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन को किसको देंगे? हाइड्रोजन को कि ऑक्सीजन को कि फिर हाइड्रोजन को? किसको देंगे? तो भैया हाइड्रोजन जो होता है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन पर खुश हो जाता है, बाकी बचे हुए एटम जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पर खुश होते हैं। तो हाइड्रोजन को चेक करिए ना भैया, हमारा ये वाला हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया है, खुश हो गया है। इसको भी चेक करिए ना भैया, ये भी खुश हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया है, खुश हो गया है। अब कौन अनखुश है, मतलब कौन खुश नहीं है? तो भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो 8 गो पर खुश होगा। अब इसके पास कितना है? तो भैया 2 और 2 4 ही है। कितना चाहिए इसको खुश होने के लिए? 4। अब किस बचा इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास? 4। तो ये किसको देंगे? तो भैया जो खुश नहीं है उसको देंगे। तो कौन खुश नहीं है? ऑक्सीजन खुश नहीं है, इसको दीजिए, ठीक है ना। तो 2 जब भी इलेक्ट्रॉन देना है आपको पेयर में करके ही देना है, जोड़ा लगाकर ही देना है, सिंगल सिंगल नहीं देना है। 2 ऊपर 2। अब देखिए, हाइड्रोजन भी जीवन में अपने खुश हो गया, ये भी हाइड्रोजन जीवन में खुश हो गया, और ऑक्सीजन भी 8 इलेक्ट्रॉन रुककर एकदम मस्ती में सोएगा, एकदम तकिया के साथ। कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए भैया ना CCl4 पर चलते हैं, थोड़ा ये और दिमाग आपका खोलेगा, आपका दिमाग ये वाला कंपाउंड, ये वाला मॉलिक्यूल्स और ज्यादा खोलेगा। थोड़ा गौर से सुनिएगा। किसके भैया? अब यहां पर सबसे पहला काम क्या है? तो भैया केंद्रीय परमाणु को चुनना है। सेंट्रल एटम कौन है? तो भैया बार बार एक ही बात को नहीं चिपकाएंगे आपके सामने हम, जिसकी जनसंख्या कम है वह सेंट्रल एटम होगा। तो भैया कार्बन की जनसंख्या कम है, तो सेंट्रल एटम के नाम पर कार्बन। बचे हुए एटम क्या होंगे? सराउंडिंग एटम, मतलब चारों और सेंट्रल एटम के चारों दिशाओं में क्लोरीन घेरेंगे कार्बन को, तो घेरवा दीजिए। एक क्लोरीन यहां पर, दूसरा क्लोरीन यहां पर, तीसरा क्लोरीन यहां पर, चौथा क्लोरीन यहां पर। मतलब क्लोरीन को घेरने के बाद अब तीसरा काम क्या करिए? सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम को बाय सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जोड़ देना है। मतलब ये वाले और ये वाले को एक दूसरे से कनेक्ट करना है बाय सिंगल बॉन्ड। जोड़िए भैया, एक ही बात बार बार करना है आपको। स्ट्रक्चर आप सीख जाएंगे। अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, बेहतर ढंग से सिखा रहे हैं, समझ जाइएगा। तो भैया बाय सिंगल बॉन्ड के माध्यम से आपने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद चौथा नंबर पॉइंट है कॉन्फर्मेशन करना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है सही है कि नहीं है। अब सही है या स्ट्रक्चर गलत है, इस बात को बताने के लिए कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बन किस वर्ग का तत्व है। तो कार्बन वर्ग 14वें वर्ग के तत्व होते हैं, इसलिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। और एक क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वर्ग 17 का है, इसलिए बाह्यतम कक्षा में 7। लेकिन यहां पर 4 क्लोरीन है,
तो एक क्लोरीन के बाध्यतम कक्षा में 7, तो 4 क्लोरीन के बाध्यतम कक्षा में कितने? 28, 7 चौके 28। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 28 4 32 इलेक्ट्रॉन। इस 32 इलेक्ट्रॉन से इस 5 आदमी को खुश करना है और पांचों आदमी 8-8 इलेक्ट्रॉन लेकर खुश होंगे, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन केवल 2 ही पर खुश होता है, बाकी जितने भी धरती पर एटम्स होते हैं वो सभी एटम 8 इलेक्ट्रॉन रखकर स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो 8-8 इलेक्ट्रॉन आपको इन सब में भरना है। 32 टोटल इलेक्ट्रॉन है। 32 में से कितना आपने खर्च कर दिया? तो 1 2 3 4 गो बॉन्ड आपने बना दिया। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर दिया आपने। कितना बचा आपके पास? कितना बचा? 8 इलेक्ट्रॉन खत्म करने पर। तो बचे इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो भैया 32 था, 8 खत्म कर दिया, कितना बचा? 24। 24 36 2 32, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन बचा है। इस 24 में 24 इलेक्ट्रॉन से 5 को खुश करिए। अब 24 इलेक्ट्रॉन पहले किसको देंगे? पहले किसका ऑक्टेट पूरा किया जाता है? तो पहले बाहर वाले, मतलब सराउंडिंग एटम को दिया जाता है 8, कि 8 तू पहले खुश हो। जब सराउंडिंग एटम से बचेगा तब ही सेंट्रल एटम पर जाइएगा, अन्यथा आपको छोड़ना पड़ेगा। तो पहले सभी क्लोरीन का अष्टक चेक करिए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना देना पड़ेगा? 6 दीजिए जोड़ा जोड़ा करके। अब ये तो खुश हो गया 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब 24 में से 6 फिर खत्म कर दिया। आपके पास कितना बचा? अभी भी 18। अब ये 18 किसको देंगे? कार्बन को ना, पहले आपको आरी वाले को देना है। तो इसको कितना चाहिए? इस क्लोरीन को 2 तो है इसके पास, 6 देंगे तो खुश हो जाएगा। दीजिए 6, खुश हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन रखकर खुश हो गया। अभी भी कितना बचा है? इस 24 में से 12 यूज कर दिया आपने। 6 12 बचा है। अब 6 किसको देंगे? तो इस वाले क्लोरीन को 6 देंगे। तो दीजिए पहले इसको 6, तो 2 2 2, ये भी खुश हो गया क्लोरीन। इसको अब कितना बचा है आपके पास? 24 में से 18 यूज कर दिया, 6 बचा है। अब 6 इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? इस क्लोरीन को, क्योंकि इसको नहीं देंगे तो ये खुश नहीं रहेगा, जीवन में बड़ी ज्यादा अव्यस्त रहेगा, मतलब सब कमाए बेकार करेगा। तो इसको देकर 8 करिए और इससे भी काम बेहतर करवाइए। तो दीजिए, आपके पास बचा भी है तो 6 इसको। अब ये चारों जो सराउंडिंग एटम है, आरी वाले भोजपुरी में बोला जाता है, आरी वारियर जो एटम है, सराउंडिंग एटम जो हम लोग बोल रहे हैं, ये चारों एटम तो खुश हो गए। क्या बीच वाला खुश है? ये भी चेक कर लीजिए, क्योंकि आरी वाला तो खुश कर दिया आपने। तो बीच वाला भी 8 इलेक्ट्रॉन पर खुश होंगे। चेक करिए कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं भी। तो 2 2 2 2, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक बात बोल रहे हैं भोजपुरी में, केंद्रीय परमाणु जानते हैं कैसे होते हैं? मां की तरह होते हैं। बेटे के पेटों को भर देती है और अपने खाली पेट भी सो जाएगा, ठीक है ना? तो वही सेंट्रल एटम का काम है। पहले सराउंडिंग एटम को काम करिए, उसके बाद सेंट्रल एटम पर आइए। सेंट्रल एटम जैसे ही आप सराउंडिंग एटम का काम करेंगे, सेंट्रल एटम खुद ही अपना काम कर लेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, खुद ही कर लेता है ये, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि ये 3 पर आपने बहुत कुछ बातों को सीख